Govinda Gopala. Hello my dear friends, welcome back again in the Balaji Indian Coders group. Thanks a lot for the watching. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं. That's very good. तो अब हम जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हम एक प्रैक्टिकल्स करेंगे. तो प्रैक्टिकल्स करने के लिए हम दोनों तरीके से यूज करेंगे. एक तो मैं आपको लैपटॉप में भी दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे करते हैं और हम लिख के भी दिखाएंगे. तो एक बार मैं बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं हम 2 नंबर्स एडिशन का और हम दिखाएंगे आपको पहले कोड करके उसको समझाएंगे पहले लाइन बाय लाइन और उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें लैपटॉप में भी आपको एक सेशन के माध्यम से समझाएंगे कैसे कोड रन कर रहा है, कैसे डिबग कर रहा है. तो अब हम आपको एक प्रोग्राम बताते हैं करके. प्रोग्राम फर्स्ट, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का एडिशन करना है अपने को. अब हम एडिशन करने के लिए मैंने आपको एक बार एग्जांपल में बता दिया पहले भी, लेकिन अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा समझाऊंगा और डीप में जाकर एक स्ट्रक्चर के साथ पूरी तरीके से. आपको क्या करना है कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं एक छोटा सा. पहले इंक्लूड stdio.h. इसका मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है. इंक्लूड stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. मैंने आपको पहले ही बता दिया एक हेडर फाइल है, लाइब्रेरी है ये, और हम इसको इंक्लूड करवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं इसको जो हम इनपुट और आउटपुट लेंगे उसके लिए. अब हम नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, मेन फंक्शन. मेन है ये फंक्शन है जिसमें ब्रैकेट्स लग जाते हैं, वो स्टार्ट और ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट लगते हैं, वो फंक्शन हो जाता है. अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट और ये एंड, स्टार्ट और एंड लग गए, मतलब हमारा स्टार्ट स्टेप आ गया. एल्गोरिथम और सीडी कोड अगर आप याद करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, स्टार्ट था. तो स्टार्ट हो गया है फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है, इनपुट 2 नंबर. अब हम इनपुट 2 नंबर करेंगे उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा. अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे इनपुट कितने हैं और आउटपुट कितने हैं. इनपुट किस तरीके का डेटा टाइप का है, आउटपुट किस तरीके का डेटा टाइप का है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इनपुट और आउटपुट हमें हर बार देखना है कि हमारे प्रोग्राम में कितने इनपुट्स की जरूरत है और कितने आउटपुट्स की जरूरत है. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर होंगे जिसमें हम कुछ वैल्यू डालेंगे, वो नंबर्स होंगे, वैल्यू होंगे, और वो ऐड होकर के एक रिजल्ट बनेगा. दैट मीन्स कितने इनपुट हुए हमारे पास, 2 इनपुट हुए, और आउटपुट कितने हुए, 1 हुआ. 2 नंबर्स मीन्स A और B 2 नंबर हैं, मान लो 10 और 20 हैं, 10 और 20 हैं. तो इनको हम ऐड करेंगे, 10 + 20 करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करवाना पड़ेगा. तो हमें कहाँ स्टोर करवाना पड़ेगा, कोई ना एक वेरिएबल होगा, मतलब वो आउटपुट के लिए एक वेरिएबल लेंगे हम. तो हमें आप ये मान के चलिए कि हमें जिसमें वैल्यू दिखानी होती है या कुछ हमें कैलकुलेट करके दिखाना होता है, उसके लिए भी हम आउटपुट के लिए भी एक वेरिएबल लेते हैं. तो सिंपल सा थिंग क्या है कि इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास कितने इनपुट हैं, एक इनपुट, 2 इनपुट और एक में सम के अंदर हम वैल्यू लेंगे, एक सम. तो 3 हो गए हमारे पास वेरिएबल. कितने हो गए, 3 वेरिएबल हो गए. अब हम तीनों वेरिएबल को कैसे लिखेंगे, अब हमें ये समझना है कि ये इसके वेरिएबल के टाइप्स कैसे होंगे. तो हम जो एडिशन करते हैं तो या तो वो इंटीजर नंबर होगा, या तो वो डेसिमल नंबर होगा, या फिर फ्लॉट होगा. लेकिन अब हम सिंपल लेके चलते हैं, सिंपल थिंग. तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इंटीजर नंबर है. इंटीजर नंबर मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था इंटीजर क्या होती है. इंटीजर पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूरी वैल्यू होती है उसमें हम पॉइंट्स नहीं लेते हैं, डेसिमल्स नहीं लेते हैं. उसमें हमारा क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 पूर्ण नंबर होते हैं, पूरे नंबर होते हैं, आधा अधूरा नहीं होता है वो. तो जैसे 1.5 1.2 ये सारे नहीं होते हैं, केवल 1 2 3 4 इस तरीके से होता है. तो हम इंटीजर लेते हैं. तो हमारे पास क्या है, 3 इनपुट, 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है. तो हमारे इनपुट में ए भी होगा, इनपुट
बी भी होगा, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, तो ऑब्वियसली हमारा जो आउटपुट होगा वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंट ए या फिर num1 num2 ए, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें वेरिएबल का नाम बहुत क्लियर रखना है जिससे हमें पता चल सके हम क्या कर रहे हैं। तो इंट num1 इस तरीके से लिख सकते हैं, इंट num2 इंट सम, इस तरीके से। अब ये 3 लाइन है, हम इनको जो है तो ये 3 लाइन ले रहे हैं, हमें बार बार इंट लिखना पड़ रहा है और सेमीकोलन भी लगाना पड़ रहा है। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके हम क्या करें, हम एक साथ लिख दें। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि डेटा टाइप हमारा एक ही जैसा है, तो हम क्या लिखें, इंट num1 num2 एंड सम। ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन पार्ट कहलाता है, वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल को हम डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, स्कैनअप करना है, क्योंकि अभी तो हमने केवल वेरिएबल बता दिया, इनपुट कितने होने हैं, आउटपुट कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने वेरिएबल डिसाइड कर दिया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें जो है तो अब इनपुट करवाना है। इनपुट का फंक्शन क्या होता है, स्कैनअप। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर के लिए %d जरूर लिखते हैं हम, और कौन से एड्रेस में जाना है उसको हम M% के साथ num लिख देते हैं, num1 उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक इनपुट लेने के लिए जगह ओपन कर दिया उसने। क्या कर दिया, एक इनपुट का जगह ओपन हो गया है। अब हम एक इनपुट डालेंगे यहाँ पे। अब हमारा दूसरा इनपुट क्या है, num2 है, तो हमने क्या लिखा, स्कैनअप %d M% num2 सेम एज जैसे ये। और ये स्कैनअप, आप कंफ्यूज ना हो, ये स्कैनअप कहां से आ रहा है, stdio.h से आ रहा है। कहां से आ रहा है, stdio.h से। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का नाम ही है। इस लाइब्रेरी के थ्रू हमारा जो है तो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट ही यूज होता है, केवल और केवल। तो इसमें हमारा ये इनपुट के लिए लिखा जाता है स्कैनअप, स्टैंडर्ड इनपुट हो गया। अब हमारा क्या है, स्टैंडर्ड। अब आउटपुट के लिए, अभी हम आउटपुट तो करना नहीं है, ऑपरेशन नहीं किया हमने, 2 नंबर को ऐड नहीं किया, तो हमारा एक है सम, जिसमें हम रिजल्ट लेना है। तो सम इक्वल टू num1 प्लस num2। और ये सेमीकोलन जो है तो टर्मिनेशन है, ये एक लाइन को टर्मिनेट करता है। ये जो सेमीकोलन होता है, जितने भी लिखे गए हैं सेमीकोलन, ये एक लाइन को, इस लाइन के स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा है, तो इसको ये टर्मिनेशन है। इस तरीके से num1 num2 हो गया हमारा, और ये हमने सम कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इस रिजल्ट को हमें आउटपुट दिखाना है। सिंपल, आउटपुट कैसे दिखाएंगे हम, printf %d, क्योंकि %d इसलिए क्योंकि हमारा सारा का सारा इंटीजर है, तो %d सेमीकोलन कॉमा, और इसमें हम M% नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हम इनपुट नहीं दे रहे, एड्रेस नहीं निकाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं एड्रेस में वैल्यू नहीं डाल, एड्रेस में वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। तो हम केवल सिंपल क्या लिखेंगे, हम सम, जो सम एड्रेस में वैल्यू डाला हुआ है वो दिखा दे बस, और ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। कितनी लाइन है, बहुत सिंपल है। आप इसको देखें तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, इसमें कोई भी आपको वैल्यू जो है, कोई क्रिटिकल चीजें नहीं दिख रही हैं, कोई भी आपको बहुत इजी से आपको समझ में आ रहा है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, और इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए। अब हमारा जो कंट्रोल, जब हमारा कंपाइलर आएगा, कंपाइल 2-3 चीजें आपको तो अच्छी से समझ लीजिए। अब समझने के लिए क्या है, एक है हमारे पास कंपाइल टाइम, इसका आपको मैं लिखता हूं थोड़ा सा, लोडिंग टाइम। दूसरा है कंपाइल
तीसरा है रन टाइम। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। लोडिंग टाइम जब हम रन करते हैं, जैसे हमने उसको स्टार्ट किया कंपाइल के लिए, रन कर रहे होते हैं, वैसे ही सबसे पहले ये क्या करता है, लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम में क्या करता है, लोडिंग में क्या करता है, इनको ऐड किया उसने studio.h को, एक हेडर फाइल जो है जिसको इंपोर्ट करना है, लोड करना है, उसको जाके लोड कर दिया उसने। फिर क्या है, कंपाइल टाइम स्टार्ट हो जाता है। कंपाइल टाइम स्टार्ट होता है कहां से, एक तो होता है, और आगे मैं बताऊंगा आपको मैं कि लिंकिंग भी होता है, लिंक कैसे करवाते हैं हम। लोडिंग तो हो गया, लिंकिंग भी होता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए लोडिंग टाइम है, ये कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम में क्या होता है, कंपाइलर जो है तो कंपाइल स्टार्ट करता है, तो क्या करता है, सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे आता है और वो पूरा का पूरा स्टेज को एक साथ कंपाइल कर दिया, पूरा का पूरा स्टेज को कंपाइल कर दिया, कंपाइल कर दिया। अब ये कंपाइल हो गया। अब हमारा जो है आता है रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोग्राम में एरर है तो वो उसको फाइंड आउट करके दिखा देगा कि एरर है, कंपाइल एरर है, कंपाइल एरर है तो आपको बता देगा वो। जैसे मान लो कोई कीवर्ड आपने गलत कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो कंपाइल ही नहीं होगा, वो बताएगा कि कंपाइल एरर आ गया हमारे पास। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है कि रन टाइम। अब ये रन टाइम जो है इसको एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम में हमारा जो कंट्रोलर है कंपाइलर का, कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पे आता है, स्टार्ट में आता है। आपको वैसे मैंने बताया था कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से कंपाइलर का कंट्रोल भी चलेगा। क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट में आया, फर्स्ट में आया, यहां से स्टार्ट किया उसने, फिर इसमें आया, वेरिएबल को जो डिक्लेरेशंस हैं उनको उठाया उसने तीनों को। अच्छा, मैंने यहाँ पे कोई असाइनमेंट वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये गार्बेज वैल्यू उठाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा गार्बेज वैल्यूज क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू लेता है जो एड्रेस में पड़े होते हैं, उसी को उठा लेता है वो। अब ये क्या है, स्कैनफ है। हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, इसके थ्रू ये जो studio.h है उसके लाइब्रेरी का यूज करके हमने स्कैनफ फंक्शन, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने स्कैनफ कर दिया, दूसरा स्कैनफ कर दिया। दूसरा स्टेप, दो स्टेप है यहाँ, मतलब दूसरा स्टेप है ये 2 लाइन का है, ठीक है ना। और ये सम जो है, तो सम क्या है, ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन हो गया इसका। तो ये कंट्रोलर ऐसे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये आउटपुट को दिखाया, प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये जो डिबगिंग है हम करते हैं, डिबगिंग, वो हम इसको करके देखेंगे अभी प्रोग्राम में आगे। लेकिन आपके लिए ये समझना जरूरी है कि इस छोटे से प्रोग्राम में हर चीज का एक लाइन, एक मतलब है, हर एक चीज का एक मतलब है। इसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, सब चीज का एक मतलब है। ये जो सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन क्या है, टर्मिनेशन है, लाइन टर्मिनेशन। लाइन टर्मिनेशन है, और ये हमारा हर एक लाइन में लिखा जाएगा। सेमीकोलन अगर आपका मिस हो गया तो ये एरर देगा, कंपाइल नहीं करेगा इसको, क्योंकि वो टर्मिनेट लाइन हुआ ही नहीं। तो अगर हमने यहाँ पे मिस कर दिया इस लाइन, इस सेमीकोलन को, तो ये लाइन और ये लाइन एक जैसा, एक सा मान लेगा वो। तो इसलिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अब के लिए जो है, तो आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम तैयार हो गया है। और इसका आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे एक कंसोल खुलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट की तरह कंसोल खुलेगा, कंसोल आउटपुट होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो आपको ब्लिंक करेगा, यहाँ पे आपको बोलेगा कि पहला नंबर डालो, तो आपने पहला नंबर डाल दिया, सपोज दैट 10, फिर एंटर प्रेस किया, आपने एंटर किया, तो आपको दूसरा नंबर डालने के लिए बोलेगा 20, फिर आपको रिजल्ट देगा 30। इस तरीके से ये इसका आउटपुट है। इस तरीके से आपने एंटर करके ये आउटपुट कर दिया। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं, एक एक लाइन को डाल करके, और आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाएंगे इसको। ओके, तो मैं अभी प्रैक्टिकल में चलता हूं, आपको लैपटॉप में दिखाता हूं कैसे इसको हमने तैयार करना है। थैंक यू। तो गाइस, जैसा कि मैं प्रैक्टिकल के लिए बता रहा था कि मैं लैपटॉप में प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने कुछ
आईडीज़ हैं जो कि बेस्ट आईडीज़ हैं सी और C++ के डेवलपमेंट के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए। उसमें से काफ़ी हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड भी है, सी लायन है, इस तरीके से काफ़ी सारे हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा ईजी है आपको वो करने के लिए। इसमें स्पेस भी कम लेता है, जैसे विजुअल स्टूडियो अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो अभी के लिए क्या है कि आप कोड ब्लॉक्स IDE यूज़ करें। IDE में हम उसको तैयार करेंगे, उसमें कंपाइलर आ जाता है, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको रन कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद इसमें आपको डाउनलोड में इस तरीके से एक आईडी का वो exe फाइल आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरीके से ये कोड ब्लॉक्स आपका देख रहे हैं, कोड ब्लॉक्स ये आपको जो है तो दिखने लगेगा। तो अब हम इसमें जो है तो एक छोटा सा वही प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमने एक बोर्ड में बनाया था अभी, और इसको हम देखेंगे कि कैसे ये रन करता है। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, एक न्यू करेंगे, न्यू करके प्रोजेक्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट में हम एक C++ कंसोल एप्लीकेशन का हम वो करते हैं, वो करते हैं इसको। तो नेक्स्ट करते हैं, इसमें हम हमसे पूछ रहा है कि कौन सा यूज़ करना है, C++ या C करना है, तो हम C को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का टाइटल डाल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए आप, जो भी है, टेस्ट सम। जैसे हमने टेस्ट सम करना है, सम को टेस्ट करना है, उसके लिए है। यहाँ पे हमें एक लोकेशन पूछ रहा है कि कौन से लोकेशन में हमें सेव करवाना है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन दे दें, या हम कोई भी एक फोल्डर बना ले यहाँ पे हम। तो जैसे मान लीजिए कि हम न्यू करके एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, और फोल्डर का नाम यहाँ पे हम दे देते हैं सी कोड, C प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हमने डाल दिया इस फोल्डर का नाम। तो शायद हम यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं, तो हम कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला कर लिया हमने। यहाँ पे C प्रैक्टिस के नाम से है हमारे पास पहले से, ये इसमें हमने एक बना लिया, सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। और आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे जो सोल्यूशन का फाइल नेम है उसका आ गया, और ये पाथ आ गया पूरा पूरा। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, और इसमें हमारा डिबग बिन जो भी है सारा कुछ पूछ रहा है ये हमसे, ये सब कुछ हम बना देते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक सोर्स फाइल आ गया है, इसमें main.c करके फाइल आई हुई है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, इसमें कुछ कोड जो है तो ऑलरेडी टेम्पलेट में बना हुआ रहता है, वो आ जाता है यहाँ पे। इसमें आप देख रहे होंगे इंक्लूड stdio.h है, और एक std_lib है, स्टैंडर्ड लिब। अगर हम इसको ना भी लिखेंगे तो अभी के लिए चलेगा ये, क्योंकि ये जस्ट एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर भी कई हेडर फाइल्स इंक्लूडेड हैं, वो अपने आप ही इसमें लिब में जैसे हम डालते हैं तो वो आ जाता है। तो हम इसको ना लिखें और हम इसको अपने से ही चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं। ये मेन इंट हम बाद में लिखेंगे और बताएंगे क्या है ये इंट का मतलब। हम जैसे हमने बोर्ड में लिखा हुआ है वैसे ही हम लिखते हैं। तो जैसे मेन का हमने स्टार्ट किया और ये एंड हो गया इसका। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, और केवल जैसा कि हमने बोर्ड में किया था इंट करके, और num1 num2 एंड सम, और ये टर्मिनेशन कर दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, अब इनपुट लिखेंगे। इनपुट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्कैनअप, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, %d। क्यों होगा, क्योंकि हमारा इनपुट इंटीजर है। और %num1। अब इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमने इसको स्कैनअप करवा दिया। अब दूसरा हमारा क्या है, स्कैनअप num2 के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसको num2 के लिए भी सेम लाइन लिखेंगे हम, और %num1
num2 कर दिया हमने। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसमें हम एक आपका प्रोसेस करवाना है। जो प्रोसेस हमारा है तो क्या है, सम है। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इस तरीके से एक प्रोसेस बन के आ गया। अभी आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंटफ आउटपुट लेंगे, प्रिंटफ। और ये प्रिंटफ क्या है, इसमें हमने क्या लिखना है, जो हमें मैसेज दिखाना है आउटपुट में। तो हमें मैसेज में क्या दिखाना है, %d। अभी हमने मैसेज कुछ नहीं लिखा, कोई स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हैं, हम केवल सिंपल सा चीज दिखा रहे हैं। इसमें आपका %d और सम आउटपुट आ गया हमारे पास। और ये हम इसको कंपाइल कर सेव कर देते हैं पहले। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करने के लिए बिल्ड एंड रन, और ये रन बस के लिए है। तो हम इसको पहले बिल्ड करेंगे फिर रन करेंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कंपाइल करंट फाइल है, इसमें रन भी है, रन बिल्ड है। तो अगर कंपाइल बस करना है तो आप इसको बस करेंगे करंट फाइल। ये कंपाइल जैसे मैंने आपको भी बताया कि लोडिंग टाइम होता है, कंपाइलिंग टाइम होता है, और आपका रन टाइम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम। उसी के बेस में मैं आपको आगे एरर्स पढ़ाऊंगा, एरर्स क्या चीजें हैं। लेकिन पहले हम आप इसको एक बार रन करके देखते हैं, इसको बिल्ड करके देखते हैं। तो आप ये देखें, ये नीचे जो इसके लिखा हुआ है, इसके नीचे आप देखिए इसका ये बिल्ड मैसेज है। इसमें आप देखिए कि लिखा है एक वार्निंग है, रिटर्न टाइप डिफॉल्ट सो इन। तो इसमें क्या है कि ये मेन के लिए लिख रहा है कि एक रिटर्न होना चाहिए वैसे, क्योंकि मैंने क्या किया है कि मैंने रिटर्न हटा दिया है, तो एक वार्निंग है। क्योंकि क्या है कि सी जो एक्सेप्ट करता है, कंपाइलर जो सोचता है कि उसको एक रिटर्न होना चाहिए, लेकिन हमने कोई रिटर्न करवाया नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा बोल रहा है हमें कि रिटर्न होना चाहिए, वार्निंग दिखा रहा है हमें। अदरवाइज कोई एरर नहीं है, 0 एरर्स। और ये मिनट्स टाइम कितना लिया इसने और कितने सेकंड लिया ये सब बता रहा था। कितने सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया ये बिल्ड होने में। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे तो ये हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंसोल खुलेगा। तो ये कंसोल खुला आपको, ये कंसोल जो है तो आपको क्या दिखा रहा है, इनपुट करने के लिए दिखा रहा है। पहला नंबर हम इनपुट करेंगे, जैसा कि मैंने 10 इनपुट किया और एंटर दबाया। जैसे ही मैंने एंटर दबाया वैसे ही दूसरा ब्लिंक कर रहा है कि दूसरा नंबर भी डालो। दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 20, और फिर एंटर के लिए बोल रहा है, वो एंटर दिया हमने तो आउटपुट दे दिया 30। तो आपको जैसे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखाया कि एक एडिशन कर दिया, ये ऐड करके हमें दिखा रहा है कि हमारा आउटपुट कितना है। अगर हम दोबारा से एंटर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, मतलब बिल्डिंग इसकी बिल्ड जो डिबगिंग है वो बंद हो जाएगी। अब आप इसको देखिए, फिर से हम देखते हैं इसको कि हमारा ये डिबगिंग हम इसको करके देखते हैं हमारा कंपाइलर चलता कैसे है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए मैंने स्टार्ट पॉइंट में लगा दिया, यहाँ पे लगाते हैं हम, बेसिकली यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे भी लगाते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं तो देखिए आप कहाँ पे जाएगा, ये ब्रेक पॉइंट का रहा था, जो रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो मैंने 4 ब्रेक पॉइंट लगाया है। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस कि ये जो ब्रेक पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट ये जो ब्रेक पॉइंट है ये कहाँ कब हिट होता है, कैसे हिट होता है। अब ये देखिए ये जो है तो हमारे डिबगिंग करने का ये वो है, डिबग एंड कंटिन्यू। ये डिबग करने के लिए है, कंटिन्यू करने के लिए है। तो मैं इसमें जब क्लिक करूंगा तो जहां से कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करेगा वहां पे कंपाइल का कंट्रोल पहुंचेगा। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने ये 4 ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, और इन चारों को रन करना है मेरे को 1 बाई 1 करके। अभी आप देखिए कि हमारा ये जितने भी ब्रेक पॉइंट लगाए हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा कंपाइलर का स्टार्ट कहाँ से होता है, हमें ये देखना है सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा, स्टार्ट के अंदर से, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये स्टार्ट लाइन है, इसके अंदर से पढ़ना है मेरे को। तो अभी आप देखिए, आप देखिएगा डिबगर कहाँ गया, यहाँ पे अंदर आया। इस लाइन को इसने केवल रीड कर लिया, एग्जीक्यूट नहीं किया है, यहाँ पे चला आया वो एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है। अब अगर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर लिखना भी चाहूंगा ना तो लिख नहीं पाऊंगा, कुछ भी अगर लिखना चाहें तो। क्यों नहीं लिख पाएंगे हम,
क्योंकि अभी स्कैनफ का लाइन रीड नहीं हुआ पूरा, अभी हमारा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे है, इस वाले पार्ट पे है। तो यहाँ पे जो है तो हमें क्या करेगा, ये रन करने के लिए बोलेगा। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए स्टेप इनटू करेंगे। स्टेप इनटू करिए तो ये हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि वो आगे हमें इनपुट लेने के लिए बोल रहा है। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिख दिया, यहाँ पे 56 कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ गया दूसरे लाइन पे, दूसरे स्कैनफ, ये वाला स्कैनफ हो गया। अब दूसरे स्कैनफ के लिए बोल रहा है, इनपुट करने के लिए बोल रहा है, नंबर 2 के लिए। तो नंबर 2 के लिए अभी हम नहीं कर पाएंगे इनपुट। अभी आप अगर देखो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो नहीं हुआ इनपुट, पर जैसे ही मैं इसको स्टेप इनटू करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तो वैसे ही यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हट गया। मतलब ये कहने का कि ये इनपुट मांग रहा है यहाँ पे। तो 8 मैंने लिखा था पहले तो नहीं आया था, लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट हुआ तो 8 ऐड हो गया, तो 86 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं मिटा करके दूसरी वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, 78 कर दिया और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो उसका ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सम का प्रोसेस करेगा। अब ये सम का प्रोसेस जो करेगा उसमें ये रिजल्ट आएगा। अभी क्या है कि रिजल्ट तो आ जाएगा, हमने इसको स्टेप इनटू किया तो ये आगे चला गया, प्रिंटफ में आ गया। अभी प्रिंटफ में वैल्यू नहीं दिखा रहा होगा, आप देखिए, पर जैसे ही ये प्रिंटफ चलेगा, आपको मैं साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ दोनों को। तो जैसे ही ये चले, ये लाइन रन होगा, वैसे ही यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए स्टेप इनटू किया मैंने और ये यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी, आपको ये देखिए। तो इस तरीके से ये रन हो गया। अब मैं इसको फिर से स्टेप इनटू करूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस है कंप्लीट। तो आपको मैंने दिखाया जैसे कि ना तो ब्रेक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, दैट मीन्स कंपाइलर यहाँ भी रीड नहीं किया, इसको भी रीड नहीं किया, क्योंकि मेन फंक्शन है वो अपने आप ही समझता है इस चीज को, क्योंकि एक ये आइडेंटिफायर है और इस चीज को समझ रहा है कि कहाँ से कीवर्ड भी है, मेन जो है तो कीवर्ड भी है, इसको समझ रहा है कि कहाँ से फंक्शन चल रहा है, चलना है। और इस ये स्टार्ट हो गया तो यहाँ भी कंपाइलर नहीं रीड करेगा। इसमें हमने डिक्लेरेशन किया है इसलिए इसको भी नहीं रीड करेगा, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड वैल्यू है। केवल इस चीज को समझ गया कि कंपाइल टाइम में इसने नोटिस कर लिया कि ये हमारा जो है तो इंटीजर के 3 वेरिएबल्स हैं बस, और इसका हमारे पास जो है तो इनपुट के लिए रख लिया उसने। लेकिन जो रीड करना स्टार्ट करेगा वो इस लाइन से स्टार्ट करेगा, यहाँ से करेगा बेसिकली। आपको फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ कि इनमें से जब मैं इसको रन करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो ये सबसे पहले कहाँ पे जाती है, आपको देखेंगे कि यहाँ पे जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आ गई, यहाँ पे येलो का एक एरो बना हुआ आ गया, दैट मीन्स ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया है। तो इस तरीके से हम इसको डिबग कहते हैं, ये हमारी एक डिबगिंग है। और अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि हम वॉच कैसे करते हैं। तो वॉच करने के लिए, तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि वॉच शायद हमारे पास जो वॉच है वो डिबग के अंदर वॉचेस और ये चीज़ है आपका। तो ये आपके पास जो है, अब मैं इसमें स्टेप इनटू करेंगे तो ये यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, हमने इसको डाल दिया 10 और एंटर के। तो आप ये देखिए यहाँ पे num1 में 10 आ गई वैल्यू, इसमें num2 में भी 0 है और सम में 0 है, ऐसा। तो आप ये देख सकते हैं इसको, और इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो num1 में अभी 10 आ गया है वैल्यू। अब ये num2 के लिए इनपुट के लिए मांग रहा है। num2 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम आगे इसको स्टेप इनटू करेंगे तो ये फिर से गया और यहाँ पे हमने डाल दिया 40 और एंटर किया। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने 40 किया वैसे यहाँ पे आ गई वैल्यू वॉचेस में। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसमें प्रिंट सम करेगा तो सम की वैल्यू आ जाएगी। अभी सम की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे ही सम करेगा तो आप देखिएगा कि ये सम की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहीं पे सम की वैल्यू आ गई। तो ये डिबगिंग कहलाती है। ये ब्रेक, जो रेड कलर के जो है पॉइंट्स लगे हुए हैं इसको हम ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। और ये जो डिबगिंग फंक्शनैलिटी है, हम अपने प्रोग्राम को डिबग कैसे कर करके देखते हैं, इन चीजों के लिए है कि आप इसको डिबग कैसे कर सकते हैं। अब हम आज के लिए जो है तो
मैंने बताया यहाँ पे इसको प्रिंट एफ और ये करके सब कुछ दिखा दिया वॉचेस में किस तरीके से आ रहा है, कंटिन्यू हो गया और आउटपुट आ गया होगा। अब जो है तो मैं फिर से अपने बोर्ड में चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया लैपटॉप में, और आपने देखा कि हम डिबगिंग कैसे करते हैं, हम इन फंक्शंस को कैसे कैसे रीड करते हैं। ये हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ जो है तो इस stdio से आता है। अगर आप उसको stdio.h को हटा देते हैं तो वो पूरी तरीके से हट जाता है और फिर वो एरर देने लगता है। कल के सेशन में आपको बताऊंगा कि एरर्स क्या होते हैं और कितने तरह के एरर्स होते हैं और हम एरर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक दो मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल का, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे, सेशंस करेंगे उसके अच्छे प्रोग्राम्स के एक दो सेशंस, और उसके बाद फिर हम आगे कंडीशंस में आएंगे। ऑपरेटर्स हो चुके हैं तो उसके कंडीशंस में आएंगे, इफ एल्स कंडीशंस में डिसीजन मेकिंग करेंगे और हम आगे फिर सेशन कंटिन्यू करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और आप लोगों को अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है समझने में, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे और डीपली समझ में आना चाहिए और मुझे समझाना, और कहीं पे कुछ आपको सजेशंस हैं कि और थोड़ा टेक्निकली समझाइए आप, तो मेरे को आप सजेस्ट कीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करूंगा। और तब तक के लिए, कल तक के लिए, नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप लोगों को थैंक यू और बाय, गुड डे।